हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको भूगोल कक्षा 11 में परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा के पैटर्न के बारे में बताऊंगा। भूगोल का प्रश्न पत्र आपको पता है 5 खंडों में आता है, 5 सेक्शन में आता है और कुल प्रश्न इसमें 30 पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से 5 सेक्शन होता है। तो मैं आपको अब सेक्शन वाइज बताने जा रहा हूँ। इसमें टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। प्रश्न टोटल 30 होते हैं। सेक्शन ए में 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय होते हैं, एमसीक्यू होते हैं और ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। सेक्शन बी में 18 और 19 ये सोर्स बेस आधारित होते हैं, स्रोत के आधारित होते हैं। पैराग्राफ या आपको पिक्चर दे दी जाती है, उसको देख के आपको उसके उत्तर देने होते हैं। सेक्शन सी में 20 से 23 तक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होते हैं और ये 80 से 100 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। सेक्शन डी है, इसमें 24 से 28 तक प्रश्न होते हैं और ये 5 अंक के प्रश्न होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं और ये 120 से 150 शब्दों में इनके आंसर लिखने होते हैं। और सेक्शन ई यानी ना, इसमें आपको 29 और 30 मानचित्र से संबंधित प्रश्न होते हैं। एक वर्ल्ड से मैप होता है, विश्व का मानचित्र, उसमें आपको ABCD ये दिए गए होते हैं और दूसरा होता है भारत का मानचित्र। 7 दिए होते हैं, उनमें से आपको 5 भरना होता है। तो अब हम सबसे पहले MCQ क्वेश्चन नंबर 1 से 17 सेक्शन ए के बारे में पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे तरंग के विवरणक व उनके अर्थ की सूची दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें है तरंग आयाम, तरंग की ऊंचाई का आधा, ये वाला सुमेलित है। तो आपका उत्तर हो गया बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर 2 सेंटेंस दे दी जाएंगे, एक अभिकथन होगा, दूसरा कारण। तो यहाँ अभिकथन में दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। कारण, उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा बहुत से बड़े भाग से जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ विकल्प दिया कि ये कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ आपका उत्तर है बी, दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो इसको पढ़ना है, आराम से समझना है और उनके उत्तर देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी महासागरीय जलधारा का उदाहरण है। तो एक होती है ठंडी जलधारा और दूसरी होती है गर्म जलधारा। तो ठंडी जलधारा यहाँ लिखा है, तो ठंडी जलधारा है वो कनारी है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही है और बाकी ये गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसे PPT के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये देख लेते हैं कि दिए गए कथन को पढ़िए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस तरह से आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा कि ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। उपर्युक्त कथन किस संकल्पना से संबंधित है, कि किसने कहा था, कि किस आधार पर। तो यह है आपका ए, स्थिर अवस्था, एक जैसा ही रहा है तो मतलब ये स्थिर रहा है, तो स्थिर अवस्था इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित कीजिए, मतलब पूर्व से पश्चिम में इनको सीरियल वाइज लिखना है। तो पूर्व में सबसे पहले क्या है, तो यह है मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो आपका ऑप्शन होगा ए सही, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तटवर्ती राज्य है। तो इसमें तो साफ सा है, आपको पता ही है कि गोवा है, क्योंकि त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और मेघालय यहाँ समुद्र नहीं है, तो गोवा, ठीक है ना। तो ये कौन सा हुआ आपका ऑप्शन गोवा हो गया। दिए गए चित्र का परीक्षण कीजिए, मतलब इसको देखना है और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब उपर्युक्त चित्र भारत के किस भू आकृति खंड को प्रदर्शित करता है। ये भारतीय मरुस्थल तो नहीं है, उत्तरी मैदान में द्वीप नहीं, तटीय है। तो ये है ऑप्शन डी, तटीय मैदान है ये, ठीक है ना, ये समुद्र के तटीय मैदान, ये आपका ऑप्शन डी इसका
सही है। क्वेश्चन नंबर 9 8 है, ये क्या है, ये दिया गया है उसके आधार पर दृष्टिबाधित उसको दिया गया है कि जो ब्लाइंड है वो चित्र को नहीं देख सकते, उसके लिए उत्तर दिया, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति खंड त्रिकोणीय आकार का होता है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार होता है और इसका ऑप्शन होगा सी, प्रायद्वीपीय पठार है, ये त्रिकोणीय आकार का कटापटा होता है। ठीक है। सिंधु नदी किस स्थान पर पंचनद का जलप्रपात करती है? सिंधु नदी है, ये किस जगह पर, तो ये करती है मिथनकोट। ठीक है ना, ये पंजाब में, ये मिथनकोट है, इसका आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नर्मदा नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इस नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना बनाई गई है, तो क्या ये सही है या गलत है? तो यह दोनों कथन गलत हैं, एक भी सही नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, क्योंकि नर्मदा नदी ब्रह्मगढ़ से नहीं निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित पर विचार कीजिए वह दिए गए कोड की सहायता से उचित उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ वन दिया गया है, वन, और यह वृक्ष की प्रजाति है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इस तरह से। तो ये सही विकल्प आपका क्या है? तो ये आपका है सी। सी में यहाँ एक में आपको 4 उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी एनी है। ठीक है। दूसरा में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कैल, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन खैर, और पर्वतीय वन यानी बर्च। इस तरह से आपको ये मैच करना है, मिलान करना है, तो आपका उत्तर सही हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया कि यदि किसी क्षेत्र में निर्माण कार्य करना है तो आप कौन से पेड़ का प्रयोग करेंगे? निर्माण कार्य का मतलब कोई काम करना है, तो उसमें कौन से उसका करेंगे? तो हम देवदार, आपका उत्तर होगा बी, देवदार वृक्ष का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आम्र वर्षा से संबंधित है, इससे रिलेटेड है? तो इससे रिलेटेड है, ये बहुत सारे केवल केरल व तटीय कर्नाटक में आम बात है, तो आपका ऑप्शन होगा बी सही होगा ये। ठीक है ना। आम्र वर्षा, आम्र वर्षा का मतलब है कि जब गर्मी में आम के फसल आते, बौर आते हैं, उस समय जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु तट के वर्षा ऋतु में शुष्क रहने का मुख्य कारण है? तो यह बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है, ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 15 नंबर। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको ये सोर्स बेस आधारित क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के ही इसके उत्तर आपको देने हैं। तो ये आप पढ़ लेना, पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सीधे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर ले चलता हूँ। तो कोरोलिस बल अधिकतम कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 15, तो ये ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कोरोलिस बल के लिए कौन सा उत्तरदायी है? यहाँ जो दिए गए इनमें से कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ पर आपका पृथ्वी का घूर्णन ये उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कोरोलिस बल के संदर्भ में सही है? तो ये आपका है ऑप्शन डी है, अक्षांशों के कोण में से सीधा समानुपात में बढ़ता है, ऑप्शन डी ये आपका सही उत्तर है। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 18, और ये जो आपको बताया था कि ये क्या है, ये सोर्स बेस आधारित क्वेश्चन है। तो सोर्स बेस आधारित क्वेश्चन में आपको ये एक डायग्राम दिया, ये जो दिख रही है तस्वीर आपको, ठीक है, पिक्चर ये दी गई है, और इसके आधार पर ही आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ दिया गया है कि दिए गए चित्र की पहचान कीजिए व इसका नाम लिखिए। तो ये जो दिया गया चित्र है ये क्या है? तो यह है मिश्रित ज्वालामुखी है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए में मिश्रित ज्वालामुखी। अब प्रश्न दूसरा है कि चित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
तो दो विशेषताएं इसकी कौन सी हैं? तो इन ज्वालामुखों में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व शांत लावा उद्गार होते हैं और ये ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा भीषण विस्फोटक होते हैं। अब सी में दिया गया कि चित्र में प्रदर्शित आकृति कैसे बनती है? तो इन ज्वालामुखी में लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वलखंडासीम पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जमा हो जाती है, जिससे इसका निर्माण होता है। और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और 19 में भी उसी तरह से आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको क्वेश्चन को समझना है। अब मैं सीधे आपको प्रश्न उत्तरों पर ले चलता हूं। तो यहाँ पर है कि भारत में वर्षा ऋतु के चलने वाली पवनों को दक्षिणी पश्चिम मानसूनी पवन कहा जाता है, कारण बताइए। तो मैंने यहाँ आपको उत्तर दे दिया गया इसका कि भूमध्य रेखा पार करने के पश्चात इसकी दिशा है दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है, या उसका उत्तर है। बी में दिया गया कि भारत में निम्नलिखित वायु दाब की दशा कौन सी भू विक्षेपित पवनों को आकर्षित करती है? तो यह करती है व्यापारिक पवनें, इसका उत्तर है। भारत के हर क्षेत्र में मानसून पवनें अलग अलग समय पर पहुंचती है, स्पष्ट कीजिए, पुष्ट कीजिए। तो केरल, कर्नाटक, गोवा के तटीय भागों में मानसून जून के पहले सप्ताह में तथा देश के आंतरिक भागों में जुलाई के पहले सप्ताह तक पहुंचता है। तो ये इसका उत्तर आपके सामने ही मैंने लिख दिया है समझाने के लिए। अब क्वेश्चन है, अब सेक्शन सी, इसमें क्या है कि आपको 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन है 20 से 23, 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के। इससे 180 से और 100 शब्दों में आपको लिखना है। लेकिन यहाँ मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा, इसके उत्तर के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको आंसर की डाउनलोड कर दूंगा, जिससे आप दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाज कैनियन से किस प्रकार भिन्न है स्पष्ट कीजिए, अथवा नदी विसर्प से निर्मल होने के कारणों का उल्लेख कीजिए, अपक्षय के महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा इनमें से कोई दो में से एक करना है जो आपको अच्छे से आता है। भू आकृतियाँ मानवीय क्रियाओं के लिए आधार प्रस्तुत करती है, कथन की पुष्टि कीजिए। और भारत की लंबी तटरेखा का क्या महत्व है स्पष्ट कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके उत्तर आपको 80 से 100 शब्दों में देना है। अब सेक्शन डी है, इसमें 24 से 28 क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर पूछे जाएंगे। ये 5 नंबर के होंगे और इनको आपको 120 से 150 वर्डों में लिखना है। जैसे प्लेट विवर्तनी का अवधारणा का उल्लेख कीजिए, तुषार क्या है, उजले तुषार के बनने के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए, अथवा किसी भी स्थान पर वायु के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता तथा समुद्र की से उसकी दूरी का विश्लेषण कीजिए। भूमंडलीय तापमान के लिए बड़े पैमाने पर मानव क्रियाएं उत्तरदायी है, इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख कीजिए। जैसे मैंने बताया है कि मैं इसके उत्तर हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जहाँ से आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। कावेरी नदी की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, प्रायद्वीपीय अपवाह की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और भारतीय मरुस्थल की मुख्य विशेषताओं की परख कीजिए। अब आ जाते हैं हम सेक्शन ई में, जो मैप से रिलेटेड है, इनको मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये वर्ल्ड से रिलेटेड है, विश्व के मानचित्र के पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है कि आपको इस तरह से मैप में ABCDEF और G दिए गए हैं, इनमें से किसी 5 को आपको भरना है। तो एक प्लेट, एक मरुस्थल, एक महाद्वीप, एक सागर, एक पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट, एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा, इस तरह से दिया जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसी को A को उठाकर A पे लिख देते, B को उठाकर B के C को, इस तरह से। तो ये इनका आंसर गलत हो जाता है और आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है A में एक प्लेट, तो एक प्लेट A यहाँ लिखा होगा, A में एक प्लेट, तो आपको लिखना है A में कौन सी प्लेट है, यहाँ जो दर्शाई गई है कौन सी प्लेट है, तो यह है कैरोलिन प्लेट है। उसके बाद एक मरुस्थल B में लिखा है, एक यहाँ B है, यहाँ एरो लगा रखा है यहाँ, तो इसको पूछा है कि ये कौन सा मरुस्थल है, तो यह है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। आपको ये नहीं लिखना है एक मरुस्थल, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना है आपको, ग्रेट विक्टोरियल। सी में लिखा गया कि एक महाद्वीप, तो ये सी है, तो ये कौन सा महाद्वीप है, तो यह है यूरोप महाद्वीप है। बार बार कह रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन को उतारना नहीं है, क्वेश्चन का समझकर उसका
उत्तर लिखना है। एक सागर, तो ये एक सागर है, तो ये कौन सा सागर है? डी ऑप्शन है, तो यह कैस्पियन सागर है। ठीक है। उसके बाद में ई, एक पारी स्थित हॉट स्पॉट है, तो ई में ये पारी स्थित कौन सा हॉट स्पॉट? पूर्वी मेडागास्कर है, ये आपका सही उत्तर है। उसके बाद में एक ठंडी जलधारा, एफ में ठंडी जलधारा, तो कौन सी है? ये लैब्राडोर की जो जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। और दूसरा है एक गर्म जलधारा, तो गर्म जलधारा जी में ये गर्म जलधारा है, कुरोशियो गर्म जलधारा है। तो इस तरह से आपको मैप में लिखना है, और इस तरह से लिखोगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। मैंने इस तरह के मैप से रिलेटेड और भी वीडियो बना रखे हैं, उसको आप जाकर देख सकते हो। ये दृष्टिबाधित जो छात्र मतलब ब्लाइंड है, उनको मैप दिखाई नहीं देता, उनके लिए ये दिए गए हैं। तो इसके भी मैं उत्तर आपको बता देता हूँ कि विश्व में सबसे छोटे महाद्वीप का नाम, विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम क्या है? तो इसको आपको लिखना है, तो यह है ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े मरुस्थल का नाम लिखिए, तो ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए, तो ये क्या है? कैस्पियन सागर है। दक्षिण भारत में पारी स्थित हॉटस्पॉट का नाम लिखिए, तो ये पश्चिमी घाट है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित एक प्लेट का नाम लिखिए, नाम बताइए, तो यह फ्यूजी प्लेट है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में कनाडा के पूर्वी तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम, तो ये अब उसमें भी पूछा गया था, लैब्राडोर धारा है, जलधारा है ये। और उत्तरी प्रशांत महासागर में जापान के पूर्वी तट के साथ बहने वाली गर्म जलधारा का नाम है कुरोशियो जलधारा। जो कुछ क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, तो ये ब्लाइंड बच्चों के लिए हो गए। अब हम भारत के मानचित्र में पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ भी आपको 7 पॉइंट दिए गए होंगे, ABCDEFG, लेकिन यहाँ पर मैप में आपको ABCD नहीं लिखा होगा, सिर्फ क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, उनको देखकर आपको वहाँ लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब आपको ये पता होना चाहिए रणथंभौर कहाँ है, तभी आप लिख पाओगे। पर्वतीय वन क्षेत्र, भारत में मानसून न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, पुलिकट झील, लक्षद्वीप, नंदा देवी चोटी, रंगनाथ थुडू पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पर है? तो जब आपको स्टेट के बारे में पता होगा तभी आप इसको भर पाओगे। तो चलो हम भारत के मैप के बारे में पता कर लेते हैं, देख लेते हैं ये। तो भारत में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये राजस्थान में है। जब राजस्थान आपको पता होगा तभी आप यहाँ भर पाओगे राजस्थान में। ठीक है। उसके बाद है पर्वतीय वन क्षेत्र, तो पर्वतीय वन क्षेत्र है ये लद्दाख वाला, जम्मू कश्मीर वाला, इधर ये उत्तराखंड वाला एरिया है, ये पर्वतीय वन क्षेत्र है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, भारत में सबसे कम वर्षा ये पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ ये जैसलमेर में होती है, तो यहाँ आपको लिखना है जैसलमेर। ठीक है। उसके बाद में पुलकित झील, तो पुलकित की झील कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, पुलकित झील आंध्र प्रदेश में, यहाँ लिखना है। उसके बाद में लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप तो आपको पता ही है यहाँ पर है, तो इसको आप लिख दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंदा देवी चोटी, तो नंदा देवी कहाँ है? पर नंदा देवी उत्तराखंड में है, तो यहाँ पर नंदा देवी है। और उसके बाद में रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, तो ये रंगाथिट्टू है, ये कर्नाटक में है, तो ये आपको लिख देना है। इस तरह से आपको मैप के उत्तर देने हैं, जिससे आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब इसमें भी ब्लाइंड बच्चों के लिए दिया गया है। अब आपको इसको याद करने के लिए और मैं बता देता हूँ कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो अभी बताया था, राजस्थान में है। ओडिशा में स्थित जीवमंडल निश्चय का नाम बताइए, तो यह सिमलीपाल है। ठीक है। इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरा है कि भारत में न्यूनतम वर्षा वाले स्थान का नाम, तो जैसे बताया था मैप में जैसलमेर है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ये भी बताया, आंध्र प्रदेश में है। लक्षद्वीप की राजधानी का नाम, तो आपको लिखना है कवारती। उत्तरी सरकार तटीय मैदान किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस
स्टेट में, राज्य में है, तो यह है कर्नाटक में। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और इसकी सहायता से आप परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।